नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग माइटोकांड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं तथा उसकी खोज किसने की और उसके कार्य क्या हैं। आइए सबसे पहले संरचना के बारे में देखते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें उंगली लाइक जो संरचना होती है उसे हम क्रिस्टी तथा जो इस पे बल्ब रूपी संरचना दिखती है उसे हम F1 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अब यह F1 पार्टिकल्स जो है वह लगभग सभी पे स्थित होती है। जितनी क्रिस्टी पाई जाती है उन सभी पे F1 पार्टिकल्स या इसको ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। ठीक है।
अब ये सारे पे होती हैं, बट मैं कुछ पे दर्शाया बस, ठीक है ना। और इनमें स्थित विभिन्न साइटोप्लाज्म होती हैं। अब इनका हम नामकरण कर लेते हैं। सबसे बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन या आउटर चैम्बर भी कहते हैं इसको, आउटर चैम्बर। इसके अंदर की परत को हम मिडिल चैम्बर कहते हैं, मिडिल चैम्बर के नाम से जानते हैं। तथा सबसे अंदर की परत को हम इनर चैम्बर कहते हैं, इनर चैम्बर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनके बीच इनके बीच जो द्रव भरा रहता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स। इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स बोला जाता है, जबकि हिंदी में इसको मज्जा बोला जाता है। तथा कुंडलित रूपी संरचना डीएनए होती है, डीएनए। इसका पूरा नाम आपको पता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। पिछले पार्ट में जो राइबोसोम की चर्चा की थी वहां पे हम बताए थे आपको डीएनए का फुल फॉर्म, ठीक है। और ये जो डॉटेड रूपी संरचना ग्रीन कलर की दिख रही हैं उन्हें हम राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम्स, ठीक है। तथा ये जो होती हैं अंदर की द्रव्य उसे हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, है ना। अब ये जो आपको खूंटी अर्थात जो आपको उंगली लाइक संरचना दिखाई दे रही है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी। जबकि इस पे बल्ब रूपी जो संरचना दिखाई देती है उसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। F1
पार्टिकल्स F1 पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर इसको ऑक्सीसोम्स भी बोला जाता है। ऑक्सीसोम्स भी बोला जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीसोम। अब ये जो पूरी संरचना है वो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? 1880 ईस्वी में कोलिकर साहब ने। सन 1880 ईस्वी में कोलिकर साहब ने किया था। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। कोलिकर साहब ने कहां देखा था? तो कीटों के रेखित पेशियों में देखा था। रेखित पेशीय ऊतकों में देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी ने देखा तो वह सन 1880 ईस्वी में कोलिकर साहब ने कीटों के रेखित पेशी ऊतकों में देखा था, ठीक है। तत्पश्चात उसके बाद किसने? तो 1880 के बाद किसने आया? 1990 सन 1990 ईस्वी में अल्टमान साहब आए। आर अल्टमान जिनका पूरा नाम होता है, यहां पर सिर्फ मैं अल्टमान लिख रहा हूं। अल्टमान साहब ने इसका उल्लेख किया, ठीक है। सन 1880 में कोलिकर साहब ने कीटों के रेखित पेशियों में देखा था। तत्पश्चात अल्टमान साहब ने इसे क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। बायोप्लास्ट नाम दिया और इसकी उल्लेख की। किए। तो ये 2 पॉइंट निकल के आए आपके सामने, ठीक है। इसके बाद नामकरण किसने किया? तो 1997 ईस्वी में, सन 1997 ईस्वी में सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अभी यह माइटोकॉन्ड्रिया 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। माइटोकॉन्ड्रिया 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यहां पे मैं लिख रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 2 ग्रीक शब्दों से, है ना। पहला जो था वह माइटो और दूसरा जो था प्लस कॉन्ड्रियान। पहला जो था वह माइटो था, या माइटोस भी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। माइटोस और कॉन्ड्रियान। माइटोस का मतलब क्या हुआ? थ्रेड अर्थात धागा। इसकी जो
निकल के आई, वह थ्रेड कहलाई। थ्रेड, ठीक है ना, THRE, ठीक है ना, ये थ्रेड हुआ। अब यह थ्रेड हिंदी में इसको हम धागा कहते हैं। क्या कहते हैं? धागा। तथा कॉन्ड्रियान शब्द जो था वह ग्रेन्यूल कहलाया, अर्थात कण कहलाया, ग्रेन्यूल। इसकी हिंदी होती है कण। तो दो शब्दों से माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर बना है, धागा कण। इसी कारण इसको कणिकामय सूत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अगर दोनों को मिला के हम देखें तो इसको कणिकामय सूत्र भी बोला जाता है, कणिकामय सूत्र। ठीक है, कणिकामय सूत्र भी इसको कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दो शब्दों से मिलकर, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, माइटोस और कॉन्ड्रियान, जिसको थ्रेड या ग्रैन्यूल, मतलब दो शब्द थ्रेड और ग्रैन्यूल अर्थात कणिकामय सूत्र भी इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसी अब ये बात हो जाने के उपरांत इसकी क्या हुई, संरचना की हम बात करें तो इसके सबसे बाहरी मेंबर को हम आउटर चेंबर के नाम से जानते हैं। यानी बाहरी जो आवरण होती है वह बाह्य चेंबर यानी बाह्य आवरण, तथा इसके बीच में जो परत पाई जाती है उसे हम मध्य चेंबर या मध्य परत के नाम से जानते हैं, मिडिल लेयर। तत्पश्चात इसमें कुछ मिडिल लेयर और इनर लेयर के बीच में जो सबसे अंदर की तरफ परत पाई जाती है उसके बीच में कुछ द्रव रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम मैट्रिक्स, मज्जा कहते हैं। और इस मज्जा में क्या होती है? प्रोटीन धसी होती है। इस मज्जा में क्या होती है? प्रोटीन धसी होती है, जिस प्रोटीन को हम पोरीन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होती है? इस मैट्रिक्स में अधिक संख्या में, इस मैट्रिक्स में क्या होती है? अधिक संख्या में, यहां पे लिख दे रहे हैं, अधिक संख्या में प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसे पोरीन कहते हैं। पोरीन कहते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में अधिक संख्या में प्रोटीन पाए जाने के कारण इसे हम, उस प्रोटीन का नाम जो होता है वह पोरीन कहलाता है। पोरीन कहलाता है। यहां पे थोड़ा सा सन गड़बड़ हुआ है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। 1880 यहां पे 1890 होगा और ये 1897 होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। तत्पश्चात इसके अंदर डीएनए यानी जो कुंडलित रूपी संरचना पाई जाती है, धागे रूपी, उसे हम डीएनए कहते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। तथा जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होती है वह राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन को संश्लेषण करने का कार्य करता है। तथा जो उंगली लाइक संरचना दिखती है अर्थात खूंटी लाइक जो संरचना दिखती है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी पे बल्ब रूपी संरचना जो पाई जाती है उसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं या ऑक्सीसोम्स के नाम से जानते हैं। यह क्या करती है? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का इलेक्ट्रोफोरेसिस अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का, अर्थात ऊर्जा को निर्माण करने का कार्य एटीपी के रूप में करती है। F1 पार्टिकल्स क्या करती है? एटीपीएस एंजाइम पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? एटीपीएस एंजाइम पाई जाती है F1 पार्टिकल्स में। यहां पे लिख रहे हैं F1 पार्टिकल्स में एटीपीएस नामक एंजाइम
पाई जाती है। एटीपीएस नामक एंजाइम पाई जाती है किसमें? तो F1 पार्टिकल्स में एटीपीएस नामक एंजाइम्स पाई जाती है, जो क्या करती है? तो फास्फोरिलेशन करने का कार्य करती है। ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक चीज और होती है, फास्फोरिलेशन में तो ये भाग लेता ही है, इसमें OSCP नामक होती है, OSCP इसको कहते हैं ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन सेंटिमेटिविटी एक मिनट, सेंसिटिविटी हो गया। क्या बोला? ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग यहां पे कन्फेरिंग, और ये पी क्या है? कन्फेरिंग, पी से प्रोटीन। तो ये याद रखिएगा, OSCP इसमें पाई जाती है। ठीक है, जो ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यह F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो डायामीटर होती है, व्यास जो होती है, लगभग 0.52 आमाप जो होती है, आमाप वह 0.521 म्यूएम चौड़ाई होती है तथा लगभग 3 से 4 म्यूएम लंबाई होती है। तो जो माइटोकांड्रिया की आमाप होती है वह 0.521 म्यूएम की होती है चौड़ाई और 3 से 4 म्यूएम लंबी होती है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या हैं? तो आपको कार्य बताया गया कि इसके जो कार्य हैं, पहला पॉइंट क्या बताया गया कि यह कोशिकीय शोषण, अनाक्षी शोषण में भी भाग लेता है। दूसरा, एटीपी का संश्लेषण करने का कार्य करता है। तो ये माइटोकांड्रिया, पूरी की पूरी माइटोकांड्रिया की कहानी हो गई कि माइटोकांड्रिया कहते हैं। पुनः एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से सुन लीजिए। माइटोकांड्रिया की संरचना एक थैली रूपी गोलाकार या कह सकते हैं अंडाकार होती है। माइटोकांड्रिया की संरचना थैली रूपी गोलाकार या अंडाकार होती है। यह 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, 3 मेम्ब्रेन इसमें उपस्थित होती है। जब से सबसे बाहर वाले को हम आउटर चेंबर अर्थात बाह्य मेम्ब्रेन के नाम से, बाह्य झिल्ली के नाम से जानते हैं, तथा इसके अंदर वाले को हम मध्य परत या मध्य झिल्ली के नाम से जानते हैं, तथा सबसे अंदर वाले को अंतः झिल्ली या अंतः परत के नाम से, अंतः चेंबर के नाम से जानते हैं। इसके बीच में, मध्य परत तथा अंतः के बीच में कुछ द्रवी रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और यह मैट्रिक्स मज्जा। ठीक है, इस मैट्रिक्स में अधिक संख्या में प्रोटीन उपस्थित होता है। क्या होता है? अधिक संख्या में प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसे हम पोरिन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पोरिन कहते हैं उस प्रोटीन को। तथा बीच में एक कुंडलित रूपी संरचना पाई जाती है जो डीएनए होती है। यह डीएनए आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है। तत्पश्चात राइबोसोम, इसमें कुछ डॉटेड ग्रीन रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं जो राइबोसोम्स होती हैं। यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती हैं। तथा उंगली लाइक जो संरचना दिखती है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टियों पे कुछ बल्ब रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब यह बल्ब रूपी संरचनाएं सभी पे स्थित होती है, एक पे नहीं, सभी पे पाई जाती है। यहाँ पे हमने 3 पे छोड़ दिया, बाकी पे बनाया। ठीक है ना, समय को देखते हुए। तो बल्ब रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। अब यह F1 पार्टिकल्स जो होती हैं इनका निर्माण करती हैं F0 और F1 ही मिलकर इसका निर्माण करती हैं, प्रोटीन्स का। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का।
तथा यह ऑक्सीसोम का निर्माण होने के पश्चात इस F1 पार्टिकल्स में ATPase नामक एंजाइम पाई जाती हैं और यही एंजाइम इनका निर्माण करती हैं F1 पार्टिकल्स को, ठीक है। और ये भाग लेती है किसमें, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना, फास्फोरिलेशन में यह भाग लेती हैं, जो ATP के रूप में एंजाइम को ऊर्जा को प्रदान करती हैं। तत्पश्चात इसमें OSCP ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेग्रिन प्रोटीन होती है, जो ATP के रूप में ऊर्जा को परिवर्तित करती है। इसकी जो आमाप होती है वह 0.5 to 1 म्यूम की चौड़ाई होती है और लगभग 3 से 4 म्यूम की लंबाई होती है। सन 1880 ईस्वी में कोलिकर साहब ने कीटों को सबसे पहले रेखित पेशीय उत्तकों में देखा था। तत्पश्चात 1890 ईस्वी में अल्टमान साहब ने बायोप्लास्ट नाम दिया और इसकी उल्लेख किए। उसके बाद सन 1897 ईस्वी में सिवेंडा साहब ने इसको माइटोकांड्रिया नाम दिया। माइटोकांड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटोस और कांड्रियान अर्थात धागा कण, इस कारण इससे इसको कणिकामय सूत्र के नाम से जानते हैं। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस, ऊर्जा घर, यहां पे लिख दे रहे हैं, ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकांड्रिया को ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे इसके लगभग संरचना हो गए और कार्य हो गए। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।